Hello everyone, I am Dr. Vedant Karvir from Globus Hospital, Mumbai. So friends, आज हम बात करेंगे हिकअप्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में हिचकी कहते हैं. So hiccups happen due to involuntary contractions of diaphragm. So what is diaphragm? So diaphragm एक पार्टीशन होता है जो हमारे चेस्ट और पेट के बीच स्थित होता है, and it is a muscular wall, and this diaphragm whenever it contracts, तभी उसी के साथ आपके जो वोकल कॉर्ड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड उसी टाइम पे एक टिपिकल साउंड आता है जिसे हम हिचकी कहते हैं. सो आज के वीडियो में फर्स्ट होगा इसके कॉजेस, सेकंड होगा इसके संबंधित डायग्नोसिस का है, एंड थर्ड होगा इसका ट्रीटमेंट. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द कॉजेस ऑफ हिकअप्स. सो हिचकियों के कॉजेस बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि ये एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है जो कि थोड़े बहुत खाने से या एसिडिटी के संबंधित होता है. सो जब आपके GERD सिम्टम्स आपके ज़्यादा है, या आपने कभी एक लार्ज मील ले ली, आपने कोई दिन ज़्यादा खाना खा लिया, या बहुत ही ऑयली स्पाइसी फूड खा लिया, इससे क्या हो जाता है, आपका एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है. डिस्टेंशन होने के कारण आपका जो डायफ्राम है उसे आपका ये जो स्टमक है ये इरिटेट करता है, एंड इसके कारण ये आपको हिचकी आती है. बहुत बार आपने अल्कोहल ले लिया या कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कोई भी बेवरेजेस आते हैं, जो थम्स अप है, कोका कोला है, ये टाइप के अगर आपने बेवरेजेस लिए हैं तो इससे भी हो सकता है. सडन एक्साइटमेंट या सडन टू मच ऑफ लाफ्टर कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम एंड कॉज हिकअप्स. बट दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हिकअप्स आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप से ठीक हो जाते हैं. आप थोड़ा पानी पी लेते हो, आप थोड़ा डीप ब्रेथ्स लेते हो तो ये ठीक हो जाता है. लेकिन जब ये हिकअप्स बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे 2-2 दिन तक चल रहा है, 48 आवर्स तक चल रहे हैं, तो देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट इट, इसका कारण क्या है. सो ऐसे केसेस में ये कोई तो एक इंडिकेट करता है कि कोई अंडरलाइंग बीमारी है जिसके कारण आपको ये हिकअप्स हो रहे हैं. सो ऐसे में वी शुड थिंक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर आपके बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या कैल्शियम की इम्बैलेंस है, या आपके शरीर में कुछ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस चल रहा है, तो इसे हमको चेक करना जरूरी है. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कैन बी अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हिकअप्स. एंड नंबर 3, बहुत बार ये किडनी डिजीजेस से रिलेटेड होता है. सो डेफिनेटली ये एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस को भी हमको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है. सो लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द डायग्नोसिस. सो आप डायग्नोस कैसे करोगे? सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है जिसे हिचकी है जो कि 2 दिन से ज़्यादा है, तो पहले हम उसको फिजिकली एग्जामिन करते हैं, उसका एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं, उसका चेस्ट एग्जामिन करते हैं, वेदर उसको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो पे अटेंशन टू द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच पेशेंट्स. बहुत बार ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है. नंबर 2, वी ऑलवेज गो फॉर सम काइंड ऑफ लैब टेस्ट टू सी देर इज एनी काइंड ऑफ अर्ली डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स है, कोई किडनी डिजीज़ है जिससे रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ये करते हैं हम. इन्फेक्शंस है कि नहीं शरीर में वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो CBC एक ज़रूर करेंगे हम ऐसे केसेस में. ये सब बेसिक टेस्ट होने के बाद वी गो फॉर सम imaging studies like chest x-ray to see whether there is any lung infection. Number 2, we do a sonography of the abdomen to see whether there is any kind of subdiaphragmatic infection. मतलब ये जो डायफ्राम मैंने कहा, डायफ्राम के नीचे अगर कोई इन्फेक्शन का गांठ है या इन्फेक्शन का फोकस है, तो ऐसे में हिकअप्स हो सकते हैं. The next part to investigate such kind of cases is to do an endoscopy. अगर मान लीजिए सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ गए, हमने सोनोग्राफी किया वो भी नॉर्मल है, तो हम एक एंडोस्कोपी करते हैं. एंडोस्कोपी में फर्स्ट अटेंशन वी पे टू द वोकल कॉर्ड्स, वेदर देयर इज एनी वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, द मूवमेंट इज नॉर्मल और नॉट. द फूड पाइप, द इसोफेगस हम देखेंगे डिटेल में. फिर हम स्टमक के अंदर जाके स्टमक देखेंगे, वेदर स्टमक के अंदर कोई इश्यूज़ है, अल्सर्स है, H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है. अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है तो दैट कुड बी अ कॉज ऑफ एसिडिटी एंड रिकरेंट हिकअप्स. स्टमक का खास करके जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम फंडस कहते हैं, तो ये फंडस में बहुत बार अल्सर्स होने की वजह से हिकअप्स आर वेरी कॉमनली सीन. सो ये हो गई सब डायग्नोसिस की बात. एक बार हमारा डायग्नोसिस हो जाता है तो हाउ टू ट्रीट. So let's go to the third part of today's video, that is the treatment of hiccups.
सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट तो हम पेशेंट को रिलैक्स, उनका एसिडिटी वगैरह है अगर उसको रिलैक्स करने के लिए हम उनको सम दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एंटासिड्स देते हैं, सम प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स देते हैं जैसे कि पेंटोप्राजोल या रैबेप्राजोल टू रिड्यूस द एसिड। फिर उनको हम एंटी एमेटिक्स, मतलब जो उल्टियों की दवाई होती है जैसे कि डोमपेरिडॉन होती है या ऑन्डेंसेट्रॉन होती है, ये सब दवाइयाँ देते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा दवाई है जिसे आप कहते हैं बैक्लोफिन। ये बैक्लोफिन दवाई जो है ये रिलैक्स करता है आपके स्टमक के फंडस को, एंड फंडस ऑफ द स्टमक, एंड इट रिड्यूसेस द हिकअप्स। सो ये बैक्लोफिन हम सिलेक्ट करते हैं कितना डोज देना है। समटाइम्स वी गिव 2 times a day, समटाइम्स वी गिव 3 times a day. Another very nice medicine that we use is chlorpromazine. Chlorpromazine also helps to suppress the hiccups. And number third, sometimes we use a very nice drug called as metoclopramide. Metoclopramide एक दवाई है जो हम ओरली भी दे सकते हैं या आईवी से भी दे सकते हैं। बस मेटोक्लोप्रामाइड हम तभी देते हैं जब हम पेशेंट हमारे सुपरविजन में है। अगर पेशेंट हमारे पास एडमिटेड है तभी हम इस्तेमाल करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड का, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी बार न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिलते हैं। सो मेटोक्लोप्रामाइड ऑलवेज हैज़ टू बी यूज्ड विद कॉशन, बट ये एक एक्सीलेंट ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिकअप्स। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी अगर हिकअप्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो हमें सर्जिकल ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं। सो सर्जिकल ऑप्शंस में हम क्या करेंगे? सो बेसिकली सर्जिकल ऑप्शंस में हम लोग एक इंजेक्शन ऑफ सब एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है टू ब्लॉक द फ्रेनिक और द वेगस नर्व टू स्टॉप द हिकअप्स, बिकॉज ये फ्रेनिक एंड द वेगस नर्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स बिकॉज ऑफ विच द हिकअप्स हैपन more commonly. So friends, this was all about the hiccups today. I hope you found my video helpful. Thank you.